नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का यानी इस समय है मुद्दा महाराष्ट्र का। महाराष्ट्र में 20 तारीख को चुनाव होना है। आप लोग तैयार रहिए क्योंकि वोट आप लोग को करना है तो करना है। करुण दाखवणार आहे इस दृढ़ संकल्प लेके जो है हमको वोट करना है। तैयारी रखिए। कुछ खबरें हैं विधानसभा चुनाव जुड़ी हुई। देवेंद्र फडणवीस जी ने जो है कहा था एक ही सब्जेक्ट के बदले आज जरा थोड़े अलग अलग ले लेंगे इशू। फडणवीस जी ने कहा कि चुनाव तो होगा, चुनाव हो रहा है, गठबंधन अलग लड़ रही है, इंडी गठबंधन महायुति अलग लड़ रही है, लेकिन उन्होंने एक सवाल कर दिया कि चुनाव के बाद कौन कहाँ होगा। ये सोचने वाली बात है, समझने वाली बात है। फडणवीस जी जैसे लोग इस तरह कर रहे हैं और हम तो पिछले 1 साल से कह रहा हूं कि 2024 का चुनाव एक ऐतिहासिक चुनाव होगा और 2024 के चुनाव के बाद जो है खिड़की दरवाजे सबके किसके किसके खुलेंगे ये जो है बिल्कुल बिल्कुल आप तो बार कहा बार नहीं जा कहते सकता रहे। है। बिल्कुल बिल्कुल। और हालांकि इसका शिकार जो है मतदाता ही होते हैं। मतदाता कहते हैं हमने तो वोट इसको दिया था, सरकार उसकी बन रही है। हाँ, तो मतदाता तो ठगे जा रहे हैं, लेकिन साथ में पिछली बार तो यही हुआ। हाँ, मतलब शिवसेना को वोट दिए, जी, जी। सरकार महागठबंधन। सर, ये फडणवीस जी ने जो कहा है जो कि इस तरह का हो सकता है कि चुनाव के बाद कौन कहाँ होगा पता नहीं, किस बेस पे कहा होगा उन्होंने? सर वो कैसे है ना, फडणवीस ऐसा पब्लिक में रैली में वगैरह जो बोलते हैं वो झूठ हो सकता है। जी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो भी हाँ, बड़े चैनल पे बोले जी, हैं। जी, जी, जी। तो एक संभावना मेरे को ऐसा लगता है कि वो डोरे डालना बोलता है ना उसको। आप हाँ, वैसा चल रहा है उनका। उद्धव के साथ भी चल रहा है, शरद पवार जी के साथ चल रहा है। शरद पवार जी के साथ थोड़ा डिफिकल्ट है क्योंकि वो सेक्युलर भरोसा नहीं है, वो भरोसा नहीं है। है। 4 बार वो मोदी अदानी के साथ बैठ के भी मुखड़ गए। तो मेरे को लगता है कि उद्धव को साथ में लेने का, और शिंदे साथ रहे तो ठीक है, नहीं रहे तो ठीक है, अजित दादा साथ में रहे तो ठीक है, नहीं थे ठीक है। और उद्धव ने भी बोला कि उद्धव का भी एक स्टेटमेंट थोड़ा सा ऐसा आया है की निवडणुकीनंतर काय होईल सांगता येत नाही। तो ते सगळे सब मिलके अभी यही इंडिकेट कर रहे हैं कि भाई मन की तैयारी करो। पिछली बार लोगों के मन की तैयारी नहीं थी जी। वो बीजेपी शिवसेना को साथ में देखना चाहते हैं। अब खुद फडणवीस ही बोल गए कि कल अगर मैं और उद्धव ठाकरे एक साथ आ गए, उन्होंने कांग्रेस को डिच कर दिया, शरद पवार को डिच किया, तो आश्चर्य मत मानो। अगर हम दोनों से ही सरकार बनती है तो हमको 4 लोग लेने की जरूरत नहीं है। ऐसा उन्होंने थोड़ा इंडिकेट किया है। एक चीज और आया है सामने कि मोदी जी की सभा थी परसों और उसमें अजीत दादा गायब थे एकदम पूरी तरह से। तो कोई वहां पर था नहीं। मतलब अजीत दादा तो नहीं थे, उनके साथ में उनके लोग भी नहीं थे। तो क्या इसको उसका रीजन ऐसा दिया है उन्होंने कि भाई मुझे अजीत दादा ने ही ऐसे ही अभी उनके इंटरव्यू तो इतने आ रहे, वो इतने इंटरव्यू दे रहे कि उनके नाम से दूसरी कोड़ी छाप रहे, मालूम नहीं। तो क्योंकि संजय राउत बाला साहब के और उद्धव के इंटरव्यू छापता है, उसमें 90% वही खुद लिखता है, जवाब भी लिखता है, सवाल भी लिखता है। तो वैसे भी हो सकता है, मगर टीवी पे जो आ रहा है उसमें तो उनको बोलना पड़ता है। तो सर कैसे है ना कि अजीत दादा का प्रॉब्लम ऐसा हो गया कि उनको मालूम था तो बटेंगे तो कटेंगे वगैरह घोषणाएं होगी, फडणवीस बोलेंगे, और ये सूत्र भी मोदी जी ने पे पकड़ा है। सर ये उनका विरोध है उसको। अननेचुरल गठबंधन का यही प्रॉब्लम होता है सर। और वो दिन ब दिन सेक्युलर होते जा रहे हैं, मुसलमान लोगों के साइड में जा रहे हैं। उनको लगता है कि मुसलमानों का जो आधार राष्ट्रवादी शरद पवार को है, वो मैं अगर मुसलमानों की तारीफ करूं, मतलब वही वो मतलब कैसा हो रहा है कि एकनाथ शिंदे ने जब वो बाहर निकले तो बोले कि हमको घुसमट हो रही थी। किसकी वजह से? अजीत दादा की वजह से और राष्ट्रवादी की। अजीत दादा और वो अजीत दादा इधर आ गए। तो अभी ऐसा हो गया कि अजीत दादा की घुटन हो रही है इनके हिंदुत्व के कारण। उनको सेकुलर रहना है, सेकुलर ये करना है। नवाब मलिक को उन्होंने बगावत करके खड़ा कर दिया है। नवाब मलिक का विरोध किया फडणवीस जी ने और अजीत दादा ने टिकट देखी और वहां पर प्रचार कर रहे हैं। तो प्रचार कर रहे हो, मतलब बगावत ही है। मतलब वो महायुति का पहला तो जब पैर है, 4 कुर्सी है, तो टूट ही गया है। जी जी जी, टूट ही गया है कि अजीत दादा तो अभी वो बोलेंगे भाई सेक्युलरिज्म जो महायुति का है वो नकली है, तो असली सेक्युलरिज्म के लिए हम आघाड़ी में जा रहे हैं और जा सकते हैं। अभी उन्होंने अपना मार्ग प्रशस्त कर दिया उधर जाने का। सर एक चीज और है इसमें, और वो उस दिन नहीं हाजिर रहे क्यों उनका आदमी? इसका एक ही कारण है कि वहां पे हिंदुत्व के नारे लगते थे और ये इनको मानने नहीं था। सर एक चीज और है कि अजीत दादा जो है बार बार कहते हैं कि हमने डिप्टी सीएम कई बार बन चुके, हम 4 से 5 बार बन गए, लेकिन मेरा सीएम का सपना नहीं पूरा हो रहा है। तो क्या सीएम का सपना इस बार उद्धव जी की तरह जो है अजीत दादा पूरा कर पाएंगे? नहीं, कैसे करेंगे? उनके जाएंगे 10-15 बड़ी मुश्किल। नहीं 10-15 मान लो आए और विकास आघाड़ी में अगर ऐसा बनता है सोर्स ऐसा व्यू, हाँ महाआघाड़ी में ऐसा व्यू बनता है, महाआघाड़ी में 10-15 वाले नहीं अजीत दादा एक्सेप्ट करेंगे, शरद पवार नहीं सर कुर्सी के लिए कुछ भी। सर सत्ता अगर जा रही है
सत्ता जा रही है। अजीत दादा को छोड़ के उनके पार्टी में से ही भुजबल एक गठ सर लेके जाएंगे उधर। आप और हम कभी सोचे थे कि उद्धव जी जो है कुर्सी के लिए 2019 में ऐसा करेंगे? सर कैसे सोचा तो नहीं था ना, लेकिन जो सोचते नहीं वही हो जाता है ना सर। हाँ, तो फिर मगर मेरे को नहीं लगता है कि अजीत दादा को शरद पवार एक्सेप्ट, आज नीतीश कुमार को और शरद ये पवार को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। नीतीश कुमार को और जो चंद्रबाबू नायडू है उनको लेके तो रसाकसी हो ही रही है ना सर। ये कभी भी जो है एनडीए से टूट के यहाँ आ सकते हैं। तो सर कुर्सी के लिए अगर कल को नीतीश कुमार को पीएम बनने का मौका मिलता है तो कुछ मौका था, उनको मौका था और हो सकता आगे बने, आगे भी हो। तो ऐसे में अजीत दादा का मेरे को नहीं लगता कि अगर उनको सीएम का ऑफर मिलेगा तो वो तो कूद फान के चले जाएंगे सर। जब वो बीजेपी में आ सकते हैं, बीजेपी के महायुति में, तो सीएम कुर्सी के लिए सर वो कहीं भी जा सकते हैं। हो जा सकते हैं। वो आप बोल रहे वो धोखा है जी, है बराबर है ना। और सर मेरे ख्याल से इसी को लेके मेरे ये अपना फडणवीस जी कुछ ऐसा ही मेरे लगता है सबको दिमाग में चल रहा है कि ये आने वाले कल के लिए वहां से कौन आएगा। यूथ एक्सचेंज रहता है सर, पूर्ण बहुमत सरकार इलेक्शन 2019 में पूर्ण बहुमत सरकार थी। शिवसेना बीजेपी को पूर्ण बहुमत मिला था। लोगों ने कांग्रेस एनसीपी को एकदम वेंटिलेटर में डाल दिया था सर। लेकिन आज वो जिंदा हो गया। आज कांग्रेस लोकसभा में 13 सीट पा गई, 1 सीट से 13 सीट हो गई उनकी। तो सर राजनीति इसी को तो कहते हैं सर। जो जहाँ गेट होता है। सुबह मेरी मुख्यमंत्री एकनाथ जी से बात हो गई। अच्छा, उसको सुबह बोले रात बोले मालूम नहीं, 2:30 बजे बात की। मतलब वो तो 24 घंटे सर बात ही करते हैं। तो उन्होंने बोला, मैं बोला मेरे को शर्त लगाने का बहुत शौक है, मैं जहाँ वहाँ शर्त लगा रहा हूँ, तो मुझे महायुति के लिए शर्त लगानी है। तो मैं कौन से नंबर आंकड़े पे शर्त लगाऊं? तो हंसे, बोले कितने लास्ट में कितना कमाया? मैं बोला पूरा गंवा दिया मैंने। मैंने आपसे बात की थी, फडणवीस से बात की थी, तो मेरे को लगा तो आप तो 40 के आसपास रहेंगे। तो मैंने 38-40 दिया और पूरा मार खा गया, मेरा इतना नुकसान हुआ। वो हंस के बोले कि इस बार नहीं नुकसान होगा तुम्हारा। मैं बोलता हूँ वो आंकड़ा बोल दो कि इसके नीचे नहीं जाएंगे महायुति वाले। मैं बोला बोल दो। बोले ऊपर का नहीं बोलता हूँ क्योंकि मेरे को जो गारंटेड है कि आपको इस बार हारना नहीं पड़ेगा शर्त। तो वो बोले आप 160 बोल दो। 160 बिल्कुल बोल दो। सर अभी सिंधे साहब का 160 तो आने वाला ही है हमारा, उससे ज्यादा आया तो ठीक है, मगर शर्त जीत गए जाएंगे। सर सिंधे साहब की बात की तो इन्होंने जिस तरह जो विज्ञापन आ रहे हैं सब पेपर में आ रहे हैं, केले काम भारी आता पुरती तैयारी। सर केले काम भारी के ऊपर बहुत सारी चीजें हैं, है ना। 100 उनके पास गिना रहे वो कि ये 100 काम हमने किए हैं। अभी आता पुरती तैयारी में क्या क्या है? मुंबई होना ग्लोबल झूठ है सब। अच्छा, आता पुरची तैयारी मतलब एक ही, मैं मुख्यमंत्री बनूंगा, यही इशारा है, उससे कम कुछ नहीं। आता पुरची तयारी म्हणजे काय? काही नाही, तयारी म्हणजे परत मुख्यमंत्री होणार त्याची तयारी सिंधे साहब की। हाँ, सबकी है ना, फडणवीस भी दे रहे हैं ना उसी प्रकार के इंडिकेटिव जी। एक तरफ मुलाकात में सब बोल रहे हैं कि नहीं मैं नहीं, पार्टी डिसाइड करेगी, उस समय डिसाइड किया जाएगा। और सोनिया और संजय और राहुल के बीच में एग्रीमेंट है कि उद्धव को करेंगे, अब आघाड़ी आती है। तो इनमें अमित शाह ने ऑलरेडी बोल दिया है कि अगर महायुति को बहुमत मिलता है तो एकनाथ शिंदे कंटिन्यू होंगे। तो कंटिन्यू मतलब 2 साल 2.5 साल जो भी है। हाँ, 2-2.5 साल अभी जी, 2.5 साल हो गए। मतलब पूरा नहीं मिलेगा, मतलब नहीं, शुरुआत उनको इच्छा भी नहीं है, वो संतुष्ट आदमी है, तो हो जाएगा वो। और सर अगर हम इसकी बात करें, महाविकास अघाड़ी की बात करें, तो उसको क्या स्थिति में देख रहे हैं इस समय आप? क्योंकि इस समय जो पे जा रहे हैं, पिछला 1 हफ्ता में वो कम हो गया। पिछले 1 हफ्ते में अगर हम देखा जाए कि चर्चे के हिसाब से इंडी गठबंधन डाउन हुआ है, नो डाउन हुआ है। और जैसे राहुल की सभाएं शुरू हुई है ऐसा और डाउन होता जा रहा है। और कैसे है ना, आज देखा राहुल ने क्या आरोप लगाया? राहुल ने आज रैली में आरोप लगाया है कि बीजेपी जो है लोगों को ईडी और सीबीआई के ढोंस दिखाकर अपने पास बुलाती है, अपना पावर बढ़ाती है और सत्ता जो चोरी कर लेती है। अभी आप बताइए, ये सच है कि झूठ है? आप मुझे 2019 में सत्ता किसको मिला था? ये शिवसेना और बीजेपी को ही मिला था ना सर। इसमें कांग्रेस कहाँ, कैसे? कांग्रेस तो कह ही नहीं सकती कि चोरी की। कांग्रेस तो उल्टा सर कि पावर में आ गई इनकी उद्धव ठाकरे की वजह से। नहीं, मगर उद्धव ठाकरे की सरकार तो खत्म की वजह से गिरी कि ऑटोमेटिकली गिरी? उद्धव की सरकार हाँ, कैसे गिरी? ईडी की वजह से गिरी। हाँ, तो राहुल झूठ बोला कि सच बोला? राहुल सच बोला सर। राहुल
नहीं सच बोला, वो सच बोला। ईडी और इनकम टैक्स और इसका ED धमकी देके ही आ रहे। ED जितने भी बीजेपी में कांग्रेस से आए, अजीत दादा से लेके सब महायुति में आए, वो सब डर के मारे आए हैं। उनको चॉइस ही था, जेल जाओ या इधर जाओ, इसके लिए वो आए हैं ना। 99 पॉइंट आए हैं। मेरी बात सुनिए तो सर, राहुल सच कह रहे हैं। सर ये बताइए कि जो बीजेपी और शिवसेना को जो ये मिला था, बहुमत मिला था, तो उद्धव जी अगर उधर गए, उसकी वजह से सब ईडी सीबीआई के जो जोर लगाई गई ना सर बीजेपी की तरफ से। उद्धव अगर सरकार बन गई, नहीं 2019 सरकार बन गई होती बीजेपी शिवसेना की, तो क्या इतना सीबीआई का खेल होता क्या, आप बताओ। नहीं, मगर उद्धव के ऊपर कहाँ रेड हुई, उसके लोगों पर रेड हुई, अजीत दादा के लोगों पर, रिवेंज के हिसाब से सर, रिवेंज के हिसाब से लिखी गई ना, सरकार ने बनने दिया इन्होंने, तोड़ने के लिए ही, मतलब अगर बन जाती तो कहाँ तोड़ने की नौबत ही नहीं आती ना सर। फिर इतना सीबीआई और ईडी आपको देखने को मिलता ही नहीं होता है। अभी छगन भुजबल जब जेल में गए तब किसकी सरकार थी? बीजेपी की सरकार थी, 2014 में बीजेपी की सरकार थी, बिल्कुल। मगर षड्यंत्र तो शरद पवार का था, वो अलग बात है। अच्छा ठीक है, चलो। अनिल देशमुख जब गए किसकी सरकार थी? अनिल देशमुख जब गए तो उद्धव ठाकरे की सरकार, उद्धव ठाकरे उसी समय गिरा सर। वो अंदर गए और थोड़ा टाइम बाद गिरा। नहीं 2022 अंदर गया पहले ना, पहले अंदर गया ना, तो उस समय सर वो सेंट्रल का प्रेशर था, वो सेंट्रल की वजह से गए ना अंदर। वो सेंट्रल का पूरा जांच पड़ताल था, क्योंकि एनआईए जांच कर रही थी वहां पर, उसका नाम आ रहा था उसमें। जो परमवीर सिंह ने तो बाद में बोल भी दिया ऐसा कुछ नहीं सर। एक बार अंदर जाने के बाद 1.5 साल जांच पड़ताल होते रहता है, उसमें तो साल निकल गए ना सर, निकल गए ना साल। 1.5 साल वो अनिल देशमुख अंदर सड़ा। हाँ, तो वो जांच पड़ताल तो राहुल बोल रहा है उसमें ही सच्चाई है कि बाद में तो अनिल देशमुख के खिलाफ कोई, वो चांदी वाला भी कल बोल रहा है कि सब कहाँ सोना ही था, कोई पुरावा ही नहीं था अनिल देशमुख के खिलाफ। उसने भी बोला, जिसका कमीशन था वो भी बोला कोई पुरावा नहीं है। तो यहाँ तक बात आती है तो राहुल सच बोल रहा है। अजीत दादा को भी ऐसा ही चॉइस था, इधर आओ या उधर जाओ, सबको चॉइस था, या तो इधर आओ या उधर आओ, और इधर जाऊं या उधर जाऊं मैं इधर आगे। अगला सवाल पूछे। अगला सवाल जो आपने बताया कि 160 जो आंकड़ा दिख रहा है आपको, शिंदे साहब ने बताया, तो किस बेसिक पर दिख रहा है आपको, वो बता सकते हैं? नहीं, उन्होंने बेसिस वगैरह नहीं बताया। उनको मैंने बोला मैं शर्त लगा रहा हूँ, तो बोले शर्त लगाओ 160 की लगाओ, जीत जाओगे। मैं बोला बहुत मार खाई मैंने लोकसभा में, सबके पैसे देने हैं मुझे, दे रहा हूँ मैं। तो बोले नहीं 160 की शर्त लगा दो। भी उसका बेसिस नहीं मिला मुझे, या तो ये भी नहीं मिला कैसे बीजेपी को कितने होंगे, इनको कितने होंगे। पर एक बात मैं देख रहा हूँ कि अगर हम अलग वीडियो नहीं बना रहे, इसी में सब कुछ ले रहे हैं, तो बताता हूँ कि अभी संघर्ष जो है वो उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे के बीच में नहीं है। अच्छा, वो राज ठाकरे और एकनाथ शिंदे के बीच में है। और उन्होंने, फडणवीस ने थोड़ा ये करने की कोशिश की कि भाई, उन्होंने बोला कि राज ठाकरे को हमारा सपोर्ट है, अमित को सपोर्ट है आशीष के थ्रू। अभी कल उनको बोलना पड़ा, एकनाथ शिंदे ने बहुत, उनको भी मतलब चोरावर मोर म्हणा, नाहीतर शेरात सवा शेर म्हणा, उन्होंने भी बोला उनको कि आप अगर अमित को सपोर्ट करते हैं तो फिर मैं कई जगह बीजेपी और इसको शिवसेना को अलग भूमिका लूँगा। तो फडणवीस मान गए, डर गए, और उन्होंने कल जाहिर किया कि महायुति के अधिकृत उम्मीदवार सदा सरवणकर हैं, उनको ही हम सपोर्ट देते हैं। और 48 घंटे पहले विड्रॉ करने की बात जो शिंदे साहब ने फैलाई थी वो भी कैंसिल की, और अभी सदा सरवणकर के लिए काम करने को बीजेपी के लोगों को बोल दिया फडणवीस ने। फिर ये बड़ा क्रांति है ना, और इसका परिणाम अमित को भुगतना पड़ेगा। अमित को भुगतना, और बाकी जहां मन से जो विनिंग चांसेस दिख रहा था उसमें प्रॉब्लम आ जाएगी। एकनाथ जी शिंदे का आरोप ये है कि बीजेपी जैसे जरांगे को पकड़ के हाथ में लेके सूत्रधार बन के एकनाथ जी शिंदे ने फडणवीस को शव दिया, बीजेपी को दिया। तो वही कारनामे अभी फडणवीस कर रहे हैं शिवसेना शिंदे गुट के खिलाफ। वो मनसे को और राज ठाकरे को थोड़ा सा ये करके अपने तरफ इनको शव दे रहे हैं। सर, एकनाथ जी शिंदे की मनसे की वजह से कम 10-20 सीटें डेंजर में है ना। वो बोलते मेरे को ही गिराने के लिए है। तुम बोल रहे थे कि उबाटा को गिराएगा, वोट खाएगा। वो तो बोले अभी सब जगह मैं रिपोर्ट ले रहा हूँ। भाई उनके पास होम डिपार्टमेंट है, तो ये भी सीएम है, इनके पास भी सब रिपोर्ट है। वो बोले 10-20 जगह तो वो उबाटा के खिलाफ प्रचार ही नहीं कर रहे हैं, तो एकनाथ शिंदे के खिलाफ ही कर रहे हैं। और ज्यादा करके क्या है ना, जहाँ उबाटा है वहां पे इनकी शिवसेना लड़ रही है। फडणवीस ने क्या किया है, उबाटा के सामने इनको छोक दिया है।
जाओ लड़ो, और उसमें मन से घुस गई है। शिवसेना विरुद्ध शिवसेना। हाँ, और मन से घुसाते समय फडणवीस बोले कि उनकी वजह से उबाठा के मतलब उबाठा वाला कोई मनसे की तरफ नहीं जा रहा है, क्योंकि राज ठाकरे बाला साहब को छोड़ के निकले थे। उसके बाद इतने इलेक्शन हुए, शिवसेना का जो आदमी था वो शिवसेना उबाठा बाला साहब के साथ ही रहा, उद्धव ठाकरे के साथ रहा, उसके वोट नहीं स्प्लिट हो रहे। मगर शिंदे साहब के साथ जो आए हैं जी, वो क्राउड है, मास है, वो ऑर्गेनाइजेशनल नेटवर्क नहीं है, तो उनके ही फूट रहे हैं, मैं फूटेंगे मत। तो अभी बहुत बड़ी लड़ाई है वो राज ठाकरे और इनमें है। और राज ठाकरे के इसमें देखो, कल उनकी तबीयत बिगड़ गई, भिवंडी में सभा नहीं की उन्होंने, यहाँ भी सभा में थाना में आधा खाली था। अरे राज ठाकरे बोलते हैं लाखों में लोग आते हैं, ज्यादा रुके भी नहीं थाना में, नहीं लाखों लोग आते हैं, अभी हजारों में आ गई संख्या। ये सब दिखाई दे रहा है कि लोगों के ऊपर भी प्रेशर बन रहा है, लोगों के ऊपर भी प्रेशर बन रहा है। नहीं तो हम तो अभी पहले बोलते थे कि संजय केरकर और अविनाश जाधव में यहाँ पे लड़त है, अभी तो ऐसा हो गया कि राजन विचार बिना कुछ किए उन दोनों में लड़त हो गई, संजय केरकर और उसमें अविनाश पीछे पड़ रहा है, क्योंकि राज ठाकरे पीछे पड़ रहे हैं। राज ठाकरे पहले पीछे पड़े थे, अभी पीछे पड़ गए, ऐसा हो गया है। और ये इसके कारण एकनाथ शिंदे है, इनमें दोनों में बहुत बड़ी लड़ाई हो रही है, और उसका महायुति को भी झटका बैठेगा कुछ हद तक। भी देखते हैं कि भाजपा फिर क्या करता है। एकनाथ जी शिंदे का अनुमान है कि 3 से ज़्यादा मनसे को सीटें नहीं मिली, वो किंग मेकर वगैरह उनका ख्वाब नहीं होगा, उनको कुछ नहीं होगा। अमित चुन के आता है तो फडणवीस बोलेंगे भाई इसको ले लेते हैं अंदर मंत्रिमंडल में, बाकी कुछ नहीं होगा। मगर शिंदे देखेंगे कि अमित ठाकरे नहीं आता है, इतना भी दिख रहा है मेरे को। अमित आना चाहिए था सर, मगर मनसे का एक नया करियर नहीं, मनसे की एक दिशा स्पष्ट हो जाती थी, दिशा स्पष्ट हो जाती। हालांकि आदित्य की तुलना में अमित अभी सोबर है, नया है, थोड़ा नया है, वह ऐसा है थोड़ा, पर वो सीख जाता था सब, उसमें पर्सनालिटी है, डैशिंग बन सकता है, वो अभी नहीं है, हो जाएगा। मगर और मेरे को बहुत दुख हुआ कि फडणवीस और शिंदे के झगड़े में, फडणवीस और शिंदे के झगड़े में राज ठाकरे को बलि चढ़ाया गया, और उसमें राज ठाकरे के साथ साथ अमित को बलि दिया जा रहा है। इसका मुझे बहुत बुरा लग रहा है। वहाँ पे आदित्य बोल रहा है कि आदित्य के लोग बोल रहे हैं संजय ने मेरे से शर्ट लगाई, बोला आदित्य का डिफरेंस 50,000 से ज़्यादा रहेगा, वो 50,000 से ज़्यादा आ रहा है। यहाँ पे अगर नंबर 2 पे भी अमित नहीं आया और 3 नंबर पे गया तो इज्जत ही जाएगी मनसे की। भगवान से मैं प्रार्थना करता हूँ, राज जी से भी प्रार्थना करता हूँ, थोड़ा एक दूसरे से थोड़ा एडजस्ट करो, उनके ऊपर इतना टूट मत पड़ो, बहुत ही मतलब एग्रेसिव। हाँ, मतलब एकनाथ जी शिंदे के पीछे ऐसे लगे हैं वो कि उनका दुश्मन उद्धव ठाकरे है ही नहीं, एकनाथ जी शिंदे ही है, ऐसा लग रहा है। अभी पहली बार मैंने कल देखा कि राज ठाकरे के खिलाफ कोई बोल ही नहीं रहा था, फडणवीस वगैरह एक शब्द नहीं बोल रहे हैं। राज ठाकरे के खिलाफ बोलने वाला अकेला आदमी कौन है मानो मैं? कौन? शिंदे साहब है, संजय राउत। शिंदे साहब भी बोलते नहीं, वो बोलते हैं मैं निगलेक्ट करता हूँ उनको, मेरा पॉलिसी ऐसा है कि उनके बारे में बोलूंगा नहीं तो वो उनको भारी मतलब महत्व ही नहीं देने का मुझे। वो नाम भी नहीं ले रहे, थाना में भी नाम नहीं ले रहे, उन्होंने सीधा बोल दिया है संजय केरकर बीजेपी का नहीं, मेरा उम्मीदवार है, उसके पीछे है खड़े वो। ठीक है, देखते हैं ऐसा। और कोई सवाल है आपका? तो यही खत्म करते हैं वीडियो को, लंबा वीडियो है ये। फ्रेंड्स, हम विधानसभा चुनी हुई अंदर की जो जानकारी है और भी आगे हम बताते रहेंगे, आपके सामने लाते रहेंगे। उसके लिए रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा चैनल मुद्दा भारत का। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब फिर से कह रहा हूँ, जरूर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय श्री राम।